सब। तो आज हम लेकर आ गए हैं एनिमल टिश्यूज़ का वन शॉट। अभी हमको एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल सभी को वन शॉट में कंप्लीट करना है। आज फुल जोश से पढ़ेंगे, ठीक है, और चारों चीज़ों को निपटा देंगे। और मैं कोशिश करूँगी सारे पॉइंट्स लेकर आऊँ आज ना। तो मैंने एक बार मैं आपको पहले बता दूँ शुरू होने से पहले कि आज हम लिखेंगे कम और आपको ज़्यादातर सुनना ही है मेरे को, ठीक है। बस मैं वो लिखूँगी, कोई चीज़ अगर रह गई है, कुछ भी पॉइंट होगा, बाकी मैं टॉपिक ही लिखूँगी यहाँ पर। आपको बस अपना जो है बिल्कुल मन शांत करके हेडफोन वगैरह लगाकर आइज क्लोज करके एक तरफ बैठ जाओ और देखना आपकी हर एक लाइन जो कैसे मैं रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। तो अभी विदाउट टाइम वेस्ट शुरुआत कर देते हैं। मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि मैंने पहले कौन से टॉपिक से मानना चाह रही हूँ, फिर मैं बोलना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़ का वन शॉट, ठीक है। पहले हम इंट्रो करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद एपिथेलियल, उसके बाद कनेक्टिव, उसके बाद मस्कुलर, उसके बाद न्यूरल, खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर आप चौक रख देती हूँ। तो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रो में आता है एनिमल टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ का मतलब क्या है, एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ होती हैं, टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, सेल्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, किसी सेल का काम है कुछ रिएक्शन करना, किसी सेल का काम है कुछ रिएक्शन करना। जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। अब एक सेल का फंक्शन है इस हैंड को मूवमेंट करवानी, तो वो सेल जब सारे मिल जाएंगे आपस में जो मूवमेंट के लिए वर्क करते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाएगा, टिश्यूज़। और वो टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना देंगे, ऑर्गन बना के फिर ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। अब ये जो है इस हैंड में जो सारे टिश्यूज़ हैं वो सारे इसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑर्गन। अब यहाँ पर अगर ऑर्गन, ये वन ऑर्गन हो गया, ये दूसरा ऑर्गन हो गया, ये हैंड और ये हमारा हैंड और ये हमारी आर्म, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। ये अलग ऑर्गन हो गया, ये अलग ऑर्गन हो गया। तो ये ऑर्गन मिलकर जो पूरी बॉडी की मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो किसके लिए होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, जो हमें मूवमेंट्स करवाता है। उसमें क्या आता है, आर्म्स, लेग्स, ठीक है। हमारी जो ये वाली मूवमेंट होती है, ये भी मूवमेंट्स आ जाती है ना, मूवमेंट्स बस होती है ना, वो किस में आ जाती है, स्केलेटल सिस्टम में। अब ये यहाँ पर अगर सेल्स हैं, ठीक है, और वही मेरे पैर के सेल्स हैं, दोनों के सेल्स, अगर ये वाले सेल्स जब आपस में मिल गए, इन्होंने क्या बना दिए, टिश्यूज बना दिए, जो इस हैंड के लिए वर्क करेंगे। और अब ये हैंड बन जाएगा, हैंड क्या होगा, ऑर्गन, ठीक है। ऐसे ही सेम जो पैर के सेल्स होंगे, जब वो आपस में मिल जाएंगे, वो क्या बना देंगे, टिश्यूज बना देंगे, और वो टिश्यूज आपस में मिलके क्या बना देंगे, उस पैर का ऑर्गन। अब ये ऑर्गन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड शो हो रहे हैं, तो ये क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम हमारी बॉडी में चलते हैं अलग अलग टिश्यू से, फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। अब हर एक सेल जो है डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सेल जो है वो किससे मैच कर रहे हैं, पैर वाले से, ठीक है। कुछ वहाँ पर जो मूवमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि दोनों का मूवमेंट करवाना है, मूवमेंट तो एक तरह का सेल ही करवाएगा, है ना, तो वो वहाँ पर होगा। अब इसको मैं डाइजेशन से, स्टमक के सेल से रिलेट करूँ तो बिल्कुल भी अलग होगा, और उसके स्ट्रक्चर भी अलग होगा, उसका फंक्शन भी अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका फंक्शन अलग होगा। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अगर एक बेबी जो है जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। अब जाइगोट में क्या होता है कि जब वो बेबी फॉर्म होता है तो उसके ऊपर 3 लेयर्स बनने शुरू हो जाती हैं, जब वो धीरे धीरे डेवलप करता है। जब वो 64 सेल्ड स्टेज पे जाता है, उस सेल का जाइगोट होता है, तो वो क्या बन जाता है, तो उस पर 3 लेयर्स चलनी शुरू हो जाती हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टो, मीजो, एंडो बिल्कुल अंदर बने, ठीक है। तो ये तीनों लेयर्स अलग अलग होती हैं, इनका कुछ हिस्सा धीरे धीरे चीज़ें बनाता है। मतलब एक्टो से अब है मीज़ो, है मीज़ो से क्या बनेंगे, मसल्स। अब देखो ये हमारे मसल्स है, वो मीज़ोडर्म में ही है,
ठीक है। तो वैसे ही एक इतने छोटे सेल से एक पूरी बॉडी में हर एक चीज़ का बनना कहाँ से होता है, उन 3 लेयर से। उन्हें क्या और बोलते हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है। तो और क्या होता है कि जब वो जर्म लेयर होती है वो क्या क्या फॉर्म करती है, देखो अब जो पूरी एपिथेलियल टिश्यूज है वो कौन कौन से 4 तरह के टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ने कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो लाइनिंग्स करता है, वो हमारी जो ट्यूब्स है उसकी लाइनिंग्स करेगा, हमारी बॉडी की लाइनिंग्स, हमारी ये स्किन की लाइनिंग्स होती है वो कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव जो इस सारे जो बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, लाइक ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, जो पूरी बॉडी में है, ठीक है, पूरी बॉडी में कुछ मतलब हिस्सों में जैसे ब्लड है हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट कर रहा है सिस्टम को, जो खाना यहाँ पर, जो एनर्जी का टुकड़ा यहाँ पर है वो वहाँ यहाँ से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कर सकता है, यहाँ से कहीं और भी कर सकता है। तो ऐसे पूरी बॉडी में सिस्टम रहता है, ठीक है। मस्कुलर मसल्स फॉर मूवमेंट, फॉर लोकोमोशन, तो क्या होता है वो मस्कुलर वाला। न्यूरल वाला सबसे ज़्यादा ये होता है हमारा, सबसे न्यूरल वाला होता है। न्यूरल वाला क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशंस प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर मैंने जस्ट टच भी किया तो जल्दी जल्दी न्यूरल ने सिग्नल भेज दिया कि किसने टच किया है। अब आप पता कर सकते हो किसने टच किया है, जैसे अगर खुद का टच होगा तो इतनी जल्दी मतलब पता चल जाता है कि हाँ खुद की बॉडी है, तो कोई इतना है नहीं। अगर कोई अननोन आपको टच करे तो आपको बड़ी जल्दी सेंसेशन हो जाती है ना, कि ये मतलब बहुत इरिटेशन सी होने लग जाती है, क्योंकि फिर वो आप टच जो है ना, बैड टच और गुड टच पता कर लेते हो आप, है ना। तो वो हमें कैसे पता चलता है, बहुत जल्दी नर्वस सिस्टम से, तभी हम उसके प्रति एक एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे ये थे 4 तरह के टिश्यूज़ हो गए जो हम आज पढ़ रहे हैं कि ये टिश्यूज़ 4 टिश्यूज़ हमारी बॉडी में है। मतलब बहुत डिफरेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हर एक का काम अपना अपना है, ठीक है। पर हर कोई जो मेनली बना रहा है वो इन चारों के लिए काम कर रहा है। देखो इसके अलावा कोई भी इसके लिए काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। वो जो एक लेयर है, जो 3 लेयर्स थी, इन्होंने 4 टिश्यूज़ ही बना लिए, ठीक है। और एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। उसके बाद सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो एपिथेलियल शुरू करेंगे, है ना। तो एपिथेलियल का क्या है कि हमारी लाइनिंग्स वगैरह होगा, तो ये एपिथेलियल क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। मतलब हमारी ऐसी हमारी एक लेयर बना दी, एक स्किन की मतलब स्किन बना दी, स्किन की लेयर बना दी कह सकते हो, कि किसी भी बॉडी पार्ट की लेयर बना दी ऐसी कि उसमें ना कोई मिट्टी अंदर जाए, ना कोई कीटाणु अंदर जाए, पूरा ऐसे प्रोटेक्शन कर पाए हमारी बॉडी की। तो वो किसका काम हो गया, हमारी एपिथेलियल का काम हो गया, ठीक है। तो वो एपिथेलियल काम हो गया। अब उसको प्रोटेक्शन करनी है, अगर वो अपने सेल्स के बीच में स्पेस छोड़ देगा, प्रोटेक्शन हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर से कीटाणु चल जाएंगे, डस्ट चली जाएगी, तो फिर प्रोटेक्शन कहाँ होगी। तो उनके सेल्स कैसे पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। बहुत ही रेयर जो स्पेसिस है उसमें है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये बहुत टाइटली पैक्ड होगा, है ना, तो यहाँ पर ब्लड की नर्व्स होंगी। मतलब यहाँ पर कोई है कैसा, आप देखो ये स्किन है हमारी, ऊपर की लेयर है, यहाँ पर ऐसा है कि कोई ब्लड सर्कुलेट कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर स्पेसिस ही नहीं है कि वहाँ पर नर्व ओरिजिनेट हो सके, इसलिए वहाँ पर ब्लड का फ्लो ही नहीं है, अवेस्कुलर है, ठीक है। और प्रोटेक्शन का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारे एपिथेलियल की डेफिनेशन होगी। अब एपिथेलियल में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, सिंपल एपिथेलियल, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है। तो अब जो होता है कि एपिथेलिया की लेयर्स जो है वो पतली वाली है, कंपाउंड वाली है, मतलब काफ़ी लेयर्स है। यहाँ तो ऐसी लेयर जो साथ साथ में सिक्रीशंस भी करे, जरूरी सामान को अपनी बॉडी से पहुँचाएगी जहाँ पर वो पहुँचाना चाहती है, ठीक है। अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो वहाँ पर 3 आती हैं आगे, कौन कौन सी, स्क्योमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमर, ठीक है। सबसे पहले स्क्योमस नाम से ही पता चलता है स्फीयर शेप से होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पेवमेंट लाइक एपिथेलियम, वेवी सा स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर सा, ऐसा टेढ़ा सा होता है, बैंड सा होता है, न्यूक्लियस उसका बीच में, है ना। तो वो सेल उसका ऐसा होता है ना। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अब देखो अगर पतला सा होगा तो उसमें जल्दी जल्दी चीज़ें पास कर जाएंगी, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ से बहुत जल्दी से छाननी होती है ना जब उसको डालते पानी, ठीक है। अब वहाँ पर से मोटी मोटी चीज़ होती है जो छाननी में वो नहीं आगे जा पाती, ठीक है। पर जो पतली पतली होती है वो दूध जैसे दही जो भी है हमारे नीचे चल जाता है सामान बाकी, है ना। तो वैसे ही हमारे स्क्योमस सेल होते हैं, पतले पतले बिल्कुल, ठीक है, छाननी की तरह होते हैं। वहाँ पर से पतली पतली चीज़ें अंदर चली जाती हैं। अब वो कहाँ पर होगा, एल्वोलाई हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में जो एल्वोलाई होती है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब अगर हम इसे सांस ले रहे हैं तो अंदर कौन चीज़ जो फूल जाती है ऐसे
हवा को अंदर करने के लिए एल्वोलाई होती है। अब देखो हवा जो है कितनी पतली है, उसको कौन अंदर लेके जा सकता है? हमारी एल्वोलाई हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम लेके जा सकती है, अब वो की पतली है तो एल्वोली इसकी एग्जांपल होगी। और बाउमेंस कैप्सूल और कैपिलरीज, जो पतली कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर से भी क्या क्या, अब इसका दो फंक्शन है, डिफ्यूजन होगा और फिल्ट्रेशन। ठीक है, आपने एक चीज़ करना कि ये एक आँख बंद कर और ऐसे करके ना यहाँ पर इसे देखना ब्रिकी से अपनी स्किन में। ठीक है, तो आप ऐसे टेढ़े से स्क्वैमस एपिथेलियम दिखेगा, मतलब वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम कितनी लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कितनी लेयर्स है ना हमारी स्किन पे। अब ऐसे अगर मैं एक लेयर की बात करूँ तो सबसे ऊपर वाली लेयर हमें स्क्वैमस की ही दिखेगी स्किन में, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है जैसे कि अब पानी हम पाते हैं, है ना, तो पानी ऐसा थोड़ी है कि अंदर चला जाता है ना, कुछ पानी अंदर चला जाता है हमारी बॉडी में। जैसे हम वॉश करते हैं फेस को, तो जो कहते हैं डेड सेल्स जो है, मिट्टी है, वो अंदर जो है वो क्या होती है, यहाँ पर पोर्स होते हैं स्क्वैमस टाइप के होते हैं, वो जल्दी जल्दी रिमूव कर देते हैं वेस्ट को और पानी को अंदर ले लेते हैं। क्यों लेते हो? कि यहाँ पर हमारे सेल्स ही ऐसे। ठीक है, तो आगे हम क्या कर रहे थे कि हाँ स्क्वैमस हो गया हमारा क्यूबॉइडल के सेल्स कितने शेप के होंगे, क्यूब लाइक सेल्स शेप होंगी। ठीक है, और अब क्यूब लाइक सेल्स की इसकी शेप होगी तो उसका भी जो उसका काम होगा कि सिक्रीशंस करना। क्यूब लाइक का जो ऐसे क्यूब की शेप का होगा उसका मेन होगा सिक्रीशन करना। ठीक है, तो सिक्रीशन प्रोटेक्शन, मतलब ये इतना प्रोटेक्शन का कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये डिसेंडिंग कॉलम डीसीटी में होगा, क्यूब लाइक सेल्स होंगे डीसीटी में। ठीक है, तो वहीं पर इसका है लूप ऑफ हैंडलिंग में भी कहीं कहीं होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं उसमें भी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलमर सेल्स। कॉलमर होते हैं कॉलम, लंबे लंबे पिलर देखिए, वैसे पिलर लाइक सेल्स होते हैं ये। ठीक है, ये भी सिक्रीशंस करवाते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की, जो हमारी बॉडी में लिक्विड्स हैं ना, चीज़ें जो पानी के अलावा बॉडी में लिक्विड्स हैं, तो वहाँ पर सिक्रीशंस कौन करवा देता है? पानी या ब्लड के एक्सेप्ट में बाकी जो लिक्विड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन क्या करवाता है? कुछ लिक्विड्स की सिक्रीशन करवाते हैं, ये सेल्स करवाते हैं हमारे। ठीक है, ये मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, बहुत तरीके आ जाते हैं इसके पास। ठीक है, अब क्यूबॉइडल में क्या होगा, कॉलमर में पिलर लाइक सेल्स होगा। ठीक है, पतले लेंथ उनकी छोटी लंबी है, विड्थ उनकी छोटी है, और उनका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, वो कौन से आ गए हमारे कॉलमर सेल्स। ठीक है, कॉलमर सेल्स की कौन सी एग्जांपल आ गई? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है कुछ तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, मतलब इनका अगर एक जो सेल का टुकड़ा होगा वो अपने आप को कुछ ऐसा मॉडिफाई करेगा, कुछ सिक्रीशंस करवाएगा। ठीक है, अब देखो सेल्स का काम है मेन चीज़ें एंटर करवाना, प्रोटेक्शन करवाना, सिक्रीशन करवाना। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले होगा सिलिया। अब देखो ये क्यूब सेल है ना, इसके ऊपर सिलिया लगा दिया तो क्या होगा, कोई भी चीज़ इस पर आएगी तो मूवमेंट करवाएगा। सिलिया का काम होता है कोऑर्डिनेट फंक्शन करना है, ऐसे मूवमेंट्स करवाना। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है? अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर होगी? सिलिया भी है, क्यूबॉइडल भी है, दो चीज़ें नाम से पता करना है, सिंपल भी है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर होगी? हमारी ब्रोक्यूल्स में होगी। अगर मैं कहूँ कॉलमर, अब देखो जहाँ पर कॉलमर वर्ड आ गया, अब वो लंबी है, लंबी पाइप से ज़्यादा सिक्रीशंस होंगी कि छोटी से? लंबी से ऑब्वियस ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब। अब फीमेल का जो सिस्टम है वहाँ पर एग वो जो है अपने फिम्ब्रे से ऐसे हम रिमूव करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, है ना। तो वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में सिक्रीशन लगती है, मतलब उसको एक क्या ना एक ग्रीस टाइप मटेरियल दो कि वो ऐसे फिसल जाए वहाँ पर से, ऐसे होता है। तो वहाँ पर कौन सिक्रीशन चाहिए? मजाल सिक्रीशन चाहिए, कॉलमर वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलिएटेड वाला। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई में क्या होता है कि जो सेल की ऊपरली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ऐसे ऐसे पतले फोल्ड्स में बदल जाती है, मतलब ऐसे करके। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, मैंने करवाया हुआ है इसका, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माइक्रोविलाई है वो ऐसे बन जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई के फॉर्म में हो जाती है, और यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जो सेल ने इतना जगह घेरनी थी वो इतनी जगह घेरेगा और काम ज़्यादा करेगा, है ना। तो ये कहाँ पर होती है? तो माइक्रोविलाई हमारी स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होती है, मतलब मेन इंटेस्टाइन पे होती है। ये कौन सी? सिंपल कॉलमर माइक्रोविलाई वाली होती है एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद आता है स्टीरोसिलिया। स्टीरोसिलिया मतलब कि जो सिलिया वर्क नहीं कर रहा, मतलब ऐसे ही कॉन्स्टेंट खड़ा है, मतलब उसकी ऐसे मतलब ब्रशेस टाइप तो है, वो चीज़ तो है ना उसकी। तो जैसे स्नेक का ऐसे होता है ना, वहाँ पर भी ऐसा होता है, तो वहाँ पर मूव नहीं कर रहा, स्टीरो मतलब मूवमेंट नहीं शो कर पा रहा। तो वो कहाँ पर होता है? एपिडिडिमस वास डेफरेंस वहाँ पर होता है।
ठीक है। उसके बाद आती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो हमें लग रही थी दूर से देखा है ना कि वो बहुत सारी लेयर्स हैं वहाँ पर, ठीक है, बट क्या निकली, वो झूठी निकली, स्यूडो निकली। और हमें कौन सी लेयर मिली, हमें सिर्फ एक लेयर उसकी मिली, ठीक है। तो हमने देखा वहाँ पर थे लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल, और वो टेढ़े मेढ़े थे, तो हमें लगा कि अलग अलग लेयर्स के सेल हैं, पर वो थी एक ही लेयर, ठीक है। तो ये हमें जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, तो ये इसकी एग्जांपल थी। स्ट्रेटिफाइड की एग्जांपल कौन सी होती है, नेसल चैम्बर और ब्रोंकियल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखो कि बॉयडल वाले जो सिक्रीशन करवाते हैं, तो मूवमेंट्स होगी है ना, जो सिक्रीशन करवाते हैं, कुछ म्यूकस, सलाइवा, HCl, कुछ भी जो जूसेस होते हैं इस फॉर्म में निकला, उसमें होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, कुछ होता है यूनिसेलुलर, कुछ होता है मल्टीसेलुलर। अब ये सेल्स का झुंड है, एक सेल अगर कहेगा कि मैं मॉडिफाई होऊंगा, मैं अपने आप को सिक्रीशन के लिए कह लो कि अपनी जान मार दूंगा सिक्रीशंस के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एग्जांपल कौन सी है हमारी, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। म्यूकस जो होते हैं हमारे सिक्रीट करते हैं, वो वाले सेल्स जो होता है वो यूनिसेलुलर में आता है, ठीक है, उस गॉबलेट सेल जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर, मतलब सभी सेल मॉडिफाई होते हैं रिलीज करने के लिए। अब देखो एक सेल तभी होगा जब उसकी ज़रूरत कम होगी। अब भगवान जी ने जो चीज़ बनाई है बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे उतना ही रखा जाए। अब पेट में अगर ज़्यादा म्यूकस हो जाएगा तो हम क्या खाना पचा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे पर्पस ही नहीं है मल्टी सेलुलर करने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी, वेरीफाई की, और यहाँ पर देखा गया कि सच में एक सेल, ठीक है। और इसका रीज़न दिमाग से सोचा कि भगवान जी ने ऐसा सोचा पर तभी उन्होंने ऐसा बनाया, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर वाला। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में सभी सेल्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं अपनी सिक्रीशन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी एग्जांपल क्या होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड में जो होती है, सभी यहाँ पर डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें खाने को बॉलेस बनाना है, उसको ग्रीस की तरह से बहुत ऐसे बनाना है, पतला पतला चिपचिपा, और वो जल्दी जल्दी पच जाएगा अंदर से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उस दो तरह के हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीशन करती हैं। पहले ग्लैंड होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर ट्यूब्स और डक्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ सिक्रीशंस होती हैं और यहाँ पर आगे जाके वो सिक्रीशन जो है फूड के साथ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूब और डक्ट है जिससे होता है, इसकी एग्जाम्पल आती है एक्सोक्राइन की, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में HCl, म्यूकस, ये सब भी यहीं पर ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन डक्ट, जहाँ पर कोई भी ट्यूब या डक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे कि हार्मोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं हैप्पी हूँ, दुखी हूँ, कुछ भी खुश हूँ, अब डर लग रहा है, एड्रेनलिन का रश आया है ना यहाँ से, तो यहाँ पर उसको कोई ट्यूब नहीं चाहिए, तो सीधे इसने क्या करना है, ब्लड में फेंक देना। ब्लड ने टारगेट, अगर यहाँ पर टारगेट किया है तो यहाँ पर उसने हार्मोन को रिलीज़ कर देना है। कभी कभी आप काम में लग जाते हो क्योंकि वहाँ पर जो है एड्रेनलिन रश जो है, जिसने आपको मतलब ऐसे देख लिया कुछ आप काम गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एड्रेनलिन रश जो था वो यहाँ पर उस बॉडी पर एक्ट किया, टारगेट ऑर्गन्स पर वो एक्ट किया। उसके बाद एंडोक्राइन जो है उसका आता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, उससे क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेट्रोक्राइन में दोनों ही एक्सो और एंडो होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही उसमें होते हैं, मतलब उसमें डक्ट्स की सिक्रीशन भी, डक्ट्स और ट्यूब में भी कुछ सिक्रीशंस हो जाती हैं और कुछ बिना डक्ट्स और ट्यूब्स के भी हो जाती हैं, ठीक है। अब पहले इसकी एग्जांपल है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रियासिस में क्या होता है कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं वो सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स की, वहाँ पर 1% पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, वहाँ से क्या होता है, सिक्रीशन होती है हार्मोन्स की, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, बट मेनली हम अल्फा बीटा ही पढ़ते हैं यहाँ पर। अल्फा में क्या होता है, ग्लूकागन रिलीज होता है। ग्लूकागन क्यों रिलीज होता है, क्योंकि अगर सपोज किसी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो अल्फा सेल ग्लूकागन जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है ग्लूकोज, उसको तोड़ेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में भेजेगा, ठीक है। बट अगर सेकंड केस में देखें इंसुलिन वाला, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी को जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि उसका बीटा सेल जो है वो वर्क नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो बीटा सेल को प्रॉपरली वो इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो इंसुलिन में उसे बना देता है, तो वहाँ पर स्टोर हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पर इंसुलिन से क्या होता है कि जैसे कि कहीं पर पेशेंट में इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, क्योंकि वो बीटा सेल कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है इंसुलिन को,
ठीक है। तो वहाँ पर वो इंसुलिन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और इंसुलिन को वहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर सॉरी, तो वहाँ पर बीटा सेल जो है इंसुलिन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वहाँ पर उसका बॉडी में ही जैसे कि हमें खुद से ही बनाकर हार्मोन जो है रिलीज़ करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डक्ट्स आती हैं, जैसे कि बीसम डक्ट्स हो गई, ठीक है, अलग अलग डक्ट्स होगी जहाँ से हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो हमारी बॉडी के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ये तीनों हमारे डक्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलिया में क्या होता है कि यहाँ पर बिल्कुल वही सेल्स होते हैं, बट जो लेयर्स होती हैं वो और से और बढ़ती जाती हैं। समान वही है बट उसे और बढ़ा दिया गया, ठीक है। वहाँ पर भी दो तरह के होता है, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मतलब लेयर्स तो बहुत हैं पर वो बहुत ही स्ट्रेचेबल है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में वो बहुत स्ट्रेचेबल होगा, बहुत ईजिली वो यहाँ से वहाँ पर फ्लूइड का मूवमेंट होना, स्ट्रेचेबल होना, वहाँ पर कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी। वहाँ पर एग्जांपल क्या है हमारा यूरिनरी सिस्टम, ब्लैडर, यूरेटर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी। उसके बाद अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस की बात करें, जो मैंने स्किन की बात की थी, यहीं पर एग्जांपल है, बक्कल कैविटी वगैरह हो गया, पैनक्रियाटिक डक्ट में भी हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। वहाँ पर क्या होता है कि ऊपर की लेयर जो होती है हमारी किसकी होती है, स्क्यूमस की होती है। बाकी नीचे जो लेयर्स होती है, कई बार बॉइल की आ जाती है, कॉलमर की आ जाती है, वो वहाँ पर नीचे से बेस सा बन जाता है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारी तीनों एपिथेलियल हो गए। अब हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू से करने से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सेल जंक्शन रह गए थे, हमको वो भी करने हैं, ठीक है। तो सेल जंक्शंस होती है वो एपिथेलियल टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तीन तरह के वो क्या करते हैं, एक प्रोटीन होता है सेल जंक्शन में, तो अलग अलग सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे मिलता है टाइट, अडहेरिंग, गैप। टाइट में नाम से पसंद है, बहुत टाइट सा होगा, तो ये क्या करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है। जो जरूरी चीज़ें हैं उनकी लीकेज ना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइट जंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है अडहेरिंग जंक्शन, जो क्या करता है, दूसरे सेल को दूसरे सेल से सीमेंटिंग प्रोवाइड करता है। सीमेंटिंग मतलब एक ऐसा कनेक्शन सा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो वहाँ से ना लीकेज में वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे एक कनेक्शन सा बना रहेगा, कुछ मूवमेंट्स होती रहेंगी। उसके बाद आता है गैप जंक्शन। गैप में होगा कुछ सा गैप, ठीक है। वहाँ पर वो अलाउ करेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल को, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को भी आने जाने में कनेक्शंस बनते रहेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना कौन सा वाला, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इज अ मोस्ट एबंडेंट फॉर्म, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है और पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। स्किन फाइबर्स हो गए, ब्लड, लिम्फ, अलग अलग तरह के सब सिस्टम को कनेक्ट करता है। ये तीन तरह का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशल मतलब कहीं कहीं पर हो, ठीक है, बाकी ज़्यादातर सभी में होता ही है, ठीक है, मतलब हर किसी न किसी के साथ चिपक ही जाता है ऐसे, ठीक है। और आपको ये भी पॉइंट साथ में याद रखना है कि जो हमारा एपिथेलियल वाला है उसको, उसके अंदर कौन होता है, उसके अंदर में कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड होता है, जो उसको ऊपर से कुछ ना कुछ फ्लो देता रहता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ्लो देता रहता है, ठीक है, स्किन को वगैरह को, लेयर्स को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते रहे कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहले आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर इज द बिल्कुल कौन सा हमारा, इट सपोर्ट्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज़ वेरी लूज, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज ही होगा। अब लूज का मतलब यहाँ पर क्या है कि फाइबर्स है, लेस नंबर ऑफ फाइबर्स, एंड जो वहाँ पर बाकी मैट्रिक्स होगा, मास सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। और मैक्रोफेजेस वगैरह भी, मैक्रोफेज वगैरह कम होंगे, मास सेल ज़्यादा होंगे, फिब्रोब्लास्ट ज़्यादा होंगे, बट वो बहुत लूज कनेक्टिव होगा, ठीक है। और उसको वो हमेशा हमारी अंडर द स्किन होगा, बीनीथ होगा, ठीक है, जो हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करेगा। उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। पहले आता है फिब्रोब्लास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट सेल क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल वो है, और ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स को ये खुद ही बनाते हैं और दूसरे सेल में भी खुद ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिब्रोब्लास्ट में अलग अलग टाइप के कुछ फाइबर्स मिलते हैं, कोलेजन, वाइट फाइबर्स होते हैं, ठीक है।
येलो फाइबर होते हैं, ठीक है। जो वाइट फाइबर होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, अनब्रांच होता है, उस बहुत रिजिड होता है, ठीक है। उसके बाद येलो होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, अनब्रांच होता है। उसके बाद आता है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट होता है, ब्रांच भी होता है, सिंगल होता है, बट वो ईजिली जो है वो फ्रेगाइल होता है, वो ईजी टूट सकता है, ठीक है। तो 3 तरह के वहाँ पर फाइबर्स होगी। उसके बाद आते हैं हमारे मास सेल्स। मास सेल में 3 तरह की चीज़ें निकलती हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपरिन। हिस्टामिन में क्या करता है, हिस्टामिन एक्ट करता है एज अ वैसो डायलेटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेरोटोनिन, वो करता है वैसो कंस्ट्रिक्टर। अगर बीपी बढ़ गया, कम हो गया तो क्या करेगा, वो उसे डायलेट कर देगा। नहीं तो अगर ज़्यादा हो गया तो वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा कि कम ब्लड फ्लो और हमारी बॉडी का सिस्टम जो है ठीक रहे। उसके बाद आता है हेपरिन। हेपरिन भी जो है वो वहाँ पर भी यूज़ होता है, हमारी जैसे डायलिसिस वगैरह करते हैं ना, वहाँ पर डाल देते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना कर पाए, जम ना सके, ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल को एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। जैसे हम कुछ खाते हैं, कोई बॉडी में हमने कुछ जर्म्स ले लिए, तो वो एक एंटीजन होगा और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ेगी, वो क्या होगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उससे फाइट करेगी, ठीक है। ये चीज़ें भी होती हैं इनमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पर होता है वो फैट वाला टिश्यूज होता है, ठीक है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती, वो क्या करता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो फिब्रोब्लास्ट सेल होता है वो ही एडिपोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट की ग्लोब्यूल्स बन जाती हैं, ठीक है। और जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अगर पढ़े वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वाइट फाइबर्स में वाइट फाइबर ज़्यादा होंगे, येलो वाले बहुत कम होते हैं। वहाँ पर फिब्रोब्लास्ट, मास सेल ज़्यादा होंगे, मैक्रोफेजेस कम होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरा मैट्रिक्स कम होगा, फाइबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है, ये लूज तो नहीं है, मतलब ये डेंस है, काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट के ही अंडर में, ठीक है। रेगुलर में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं बिल्कुल सिमिट्री में अरेंज होते हैं, ज़्यादा फाइबर्स होते हैं और सिमिट्री में अरेंज होते हैं। वो किसकी एग्जांपल होगी, टेंडन। टेंडन क्या करता है, बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है। ये हमारी बोन है, ठीक है, इसके साथ ही मसल जुड़ा है, ठीक है। अब ऐसे मूवमेंट जो करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, हमारी बोन को मसल के साथ कनेक्ट करवा रहा है, टेंडन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे फाइबर्स टेढ़े-मेढ़े से अरेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पर एग्जांपल क्या कौन सी आती है, स्किन की, ठीक है। स्किन की जो लेयर है वहाँ पर कौन सी हमारी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो इरेगुलर जो फाइबर्स होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी शेप्स नहीं होती हैं स्किन के ऊपर, है ना, तो यहाँ पर ये वाला होता है। उसके बाद आता है लास्ट में येलो वाला। येलो में वाइट वाले भी होते हैं, बट येलो वाले ज़्यादा होती हैं, वाइट वाले भी कुछ प्रपोर्शन में होते हैं। वहाँ पर भी मास सेल्स, फिब्रोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा होते हैं, मैक्रोफेजेस कम होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आती है लिगामेंट, जो बोन को बोन से कनेक्ट करवा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी कि हम कैसे ऐसे मूव करवा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो किसके कारण हो रहा है, ये येलो फाइब्रस के कारण, ठीक है। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो आता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज की ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। जो कॉन्ट्रोब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन करना, बचपन से जब हमारा बनते हैं, सेल बनते हैं, तो कौन सा सेल होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रोब्लास्ट होता है, ठीक है। तो वो ऊपर की लेयर्स में ऐसे होता है, तो सारे कार्टिलेज को बनाने का ठेका वही लेता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ ईयर्स के बाद जब हम मैच्योर होने लग जाते हैं, वो कॉन्ट्रोब्लास्ट कॉन्ट्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक स्पेसिस के ऐसे जुड़ कर बैठ जाते हैं, लैकुनी में बैठ जाते हैं, स्पेस खाली में बैठ जाते हैं जुड़ कर। और अगर बूढ़े होकर कार्टिलेज में कुछ ब्रोक आ गया, मतलब कार्टिलेज को टूट वगैरह गई, तो क्या होगा, तो उसको रिकवर करना बहुत टफ हो जाएगा, बट उसको थोड़ा थोड़ा रिकवर किया जा सकता है। जो कॉन्ट्रोसाइट होता है तब वो बाकी जो फाइबर्स, मैट्रिक्स वो बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये हमारे है कॉन्ड्रो कार्टिलेज में, ठीक है। तो कार्टिलेज में और कौन सी होती है, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में क्या, जो ब्लूइश सी अपीयरेंस होती है उसकी, ठीक है, ऐसे मिरर लाइक, मतलब शाइन करती है मिरर लाइक में, ठीक है। और वो जैसे होती है वो हमारे प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम में, हाइलिन कार्टिलेज वहाँ पर भी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, है ना। वाइट जो कार्टिलेज होती है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वहाँ के अंदर बीच होती है, तभी तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। और हमारी लास्ट में येलो वाली कार्टिलेज, वो कहाँ पर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी में होती है, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें करनी है, जैसे टिप ऑफ नोज, ईयर के ज्वाइंट होती है, पिन ऑफ ईयर, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी येलो कार्टिलेज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बोन की,
बोन एक काफ़ी अच्छा कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि जैसे हम कार्टिलेज में है, कार्टिलेज में वो प्लाईबल है, मतलब उसे ऐसे ऐसे फोल्ड कर ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, मतलब काफ़ी देर तक हम उसको मोड़ सकते हैं जैसे, है ना। तो वहाँ पर होता है, बट जैसे हमारा बोन है वो बहुत हार्ड है, वो नॉन प्लाईबल है, उसे तोड़ नहीं सकती इजीली। वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है। ऑर्गेनिक कितने हैं 35% है, इनऑर्गेनिक कितने हैं 65% ये वाले होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मैट्रिक्स, ऑस्टिन प्रोटीन होता है वहाँ पर, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, वहाँ पर 70% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% सॉरी 70% कैल्शियम फॉस्फेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। और हमारी बोन की ऐसे फॉर्मेशन होती है, ऊपर की लेयर उसकी क्या होती है पेरिओस्टियर। यहाँ पर 3 सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसिस्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वही लैकुने में सेल्स होंगे, सभी चीज़ें होंगी, ऊपर पेरिओस्टियम की लेयर होगी। जब हम बचपन में होंगे तो वहाँ पर हमारे जो फाइबर्स हैं, हड्डी में सब सेल्स हैं, वो कौन बनाएगा, सारे ऑस्टियो ब्लास्ट बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में अगर हड्डी वगैरह टूट गई, ऐसे बूढ़े होते, तो वहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी रिकवरी होगी वो कौन करेगा, ऑस्टियोसाइट। अब जो लास्ट सेल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, वो वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होगा कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, अगर हड्डी में कैल्शियम वगैरह ज़्यादा है, बॉडी में कम है, फूड में कम है, तो वहाँ से वो उसे डिज़ोल्व करेगा अपने आप में, वहाँ से तोड़ेगा कैल्शियम को और फूड में पहुँचाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं ब्लड है जो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोई फाइबर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। 92% इसमें प्लाज्मा 55% प्लाज्मा है, 45% सेल है। 55% प्लाज्मा में 90 to 92% पानी है, 6 to 8% प्रोटीन है, 1% इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स में, वहाँ पर कौन कौन से सेल है, रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, जिसे मेगाकेरोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स किसके लिए करते हैं, हमारे जब ब्लड क्लोटिंग हो जाती है तब, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब हम करते हैं मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद करेंगे न्यूरो कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव वाला हमारा जो है हो गया, ठीक है। अब मस्कुलर में क्या आता है कि मसल सेल्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। और जब हम होते हैं तो जो मसल्स होते हैं वो किसकी मदद से, वो किसकी मूवमेंट करवाते हैं, हमारी बोन की मूवमेंट किससे होती है, हमारी मसल से ही हो जाती है, ठीक है। मसल में क्या क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सार्को वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, सार्कोमियर होता है, सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जो इस पूरे को करवाती है, ठीक है। कुछ जो होते हैं अपनी मर्जी से मसल मूव करते हैं, कुछ हमारी बॉडी में कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। एटीपी से कुछ हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक का मूवमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसा है हमारा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सेंसेशन भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। और उसके बाद ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और ये हमारी जो है पूरे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट है। और उसके बाद आता है हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में टेपरिंग से एंड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है वो, वहाँ पर अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूट्रस, स्मूथ मसल होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्डिक वाला, वहाँ पर, और जो हमारा स्केलेटल वाला है वहाँ पर हमारी स्ट्राइएशंस भी होती हैं, ठीक है। अब कार्डिक में कुछ स्ट्राइएशंस होती हैं, यहाँ पर गैप जंक्शन भी होता है, इंटरकैलेटर डिस्क भी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ब्रांच भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीनों हमारे हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें फिर हमारा आ जाता है न्यूरल टिश्यू, ठीक है। न्यूरल टिश्यू में हमारा जो 45% है न्यूरॉन बनाता है, 55% न्यूरोग्लियल सेल, मतलब मेक मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और हमारा जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल इसकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। न्यूरॉन में क्या क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइक्रो और ऑर्गेनेलिज होती है, जैसे कि हमारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, कुछ राइबोसोम्स वहाँ पर हो गए, ठीक है। एक्सोन होता है हमारा, उसमें कुछ माइलिन शीट होती है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं नीचे जो होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जहाँ से -70 MB से ये अपने सेंसेशन लेकर कंडक्शन करवाता है नर्व इम्पल्स के, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिस्टम करते हैं पूरा। CNS में क्या आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आता है। PNS में आते हैं बाकी सारे पेरिफेरल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियल सेल की,
न्यूरोग्लियल सेल की, वो प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है और वो सबसे ज़्यादा वही होती है। एक्साइटेबल वाले कम होते हैं, बोल वाले ज़्यादा होती है। पहला आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, वो कहाँ पर होता है हमारे CNS में, वो क्या बनाते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्क्वान सेल्स आते हैं, वो हमारी माइलिन शीट बनाते हैं कहाँ पर, PNS में। इंपॉर्टेंट वाली वहाँ पर कहाँ पर होती है, जहाँ पर जल्दी जल्दी सिस्टम का फ्लो नर्व इम्पल्स आनी होती है, वहाँ पर CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट, PNS, हमारा स्क्वान सेल में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एस्ट्रोसाइट्स, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं जो जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, वो वहाँ पर जल्दी जल्दी रिपेयर करवाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो हमारा आता है फैगोसाइटोसिस वाला, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर दिमागी कीड़ा है इसमें, तो वो वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया आ जाए, ब्रेन को इफेक्ट ना कर पाए, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नर्व्स जो होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनको ही खा जाते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ बीमारी भी हो जाती है कि दिमाग में कीड़ा आते हैं, तो वहाँ पर वो उसको कौन खा लेते हैं, फैगोसाइटोसिस की, वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसी के साथ एनिमल टिश्यू लास्ट हो गया पूरा, मैंने वन शॉट में पूरा कर दिया। मैं कॉकरोच भी कर सकती थी, बट मुझे था कि वो अलग ही हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैंने होप कि आपने सभी जो लेक्चर्स अच्छे तरीके से लाए होंगे, वहाँ पर मैंने डिटेल्ड में करवाया है, और यहाँ पर सिर्फ वन शॉट है, ठीक है। यहाँ पर कोई समझाया नहीं, आपको बिल्कुल रिमाइंड करवाया, एक एक लाइन जो NCERT की यहाँ पर है। कुछ एक आधा पॉइंट इधर उधर छूट गया होगा, मुझे लगता है, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से रिवीजन करें प्रॉपर वे में, ठीक है। इसके बाद कॉकरोच करवा के मैं आपको अलग क्वेश्चन दूँगी, ठीक है। कॉकरोच के बाद फिर इसके क्वेश्चंस ओवरऑल दूँगी दोनों के मिलाकर, ठीक है। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कर देना। ओके, थैंक यू।